सोच कर देखिए, एक ऐसा साम्राज्य जो 300 साल से भी ज्यादा चला और जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसा दौर जिसने हमारे इतिहास पर अपनी एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। पर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब 320 साल, 5 अलग-अलग राजवंश और एक सल्तनत? आखिर वो कौन सी मशीनरी थी जो इतने बड़े साम्राज्य को चला रही थी? इसकी असली ताकत का राज क्या था? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले पावर के सेंटर को समझना जरूरी है। इस पूरे के पूरे सिस्टम के टॉप पर आखिर बैठा कौन था? जवाब है सुल्तान। लेकिन वो कोई आम राजा नहीं था। उसे जिल्ले इलाही कहा जाता था, यानी ईश्वर की परछाई। इसका सीधा मतलब ये था कि सुल्तान की बात पर सवाल उठाना मतलब सीधे सीधे ईश्वर पर सवाल उठाना। पूरे साम्राज्य में सुल्तान का कहा हर शब्द ही कानून था। तो फिर एक अकेला आदमी भला इतने बड़े अंपायर को चलाता कैसे था? जाहिर है, अकेले नहीं, एक बहुत ही मजबूत सिस्टम के जरिए। तो आइए इस मशीन के पुर्जे पुर्जे को समझते हैं। देखिए, सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक आज की सरकारों जैसा ही था। अलग अलग विभागों यानी मिनिस्ट्रीज में बटा हुआ। जैसे वजीर एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर था जो खजाने का हिसाब रखता था। दीवाने अर्ज डिफेंस मिनिस्ट्री थी। दीवाने इंशा कम्युनिकेशन देखता था और दीवाने रिसालत धार्मिक मामलों को। और हाँ, इल्तुतमिश और बलबन जैसे सुल्तानों ने इस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। किसी भी साम्राज्य की असली ताकत तो उसकी सेना ही होती है। दिल्ली सल्तनत की सेना भी सीधे सुल्तान के कंट्रोल में थी और इसकी रीढ़ थी इसकी घुड़सवार सेना। लेकिन एक बहुत बड़ा दुश्मन था जो इस ताकत को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और वो था भ्रष्टाचार। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया अलाउद्दीन खिलजी। उसने आर्मी को बदलने के लिए कुछ ऐसे सुधार किए जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। उसने 2 कमाल के सिस्टम शुरू किए। पहला था दाग प्रणाली। इसमें शाही घोड़ों पर एक निशान लगाया जाता था ताकि कोई अच्छे घोड़े को किसी कमजोर घोड़े से बदल ना सके। और दूसरा था हुलिया प्रणाली, जिसमें हर सैनिक का पूरा ब्यौरा लिखा जाता था। सोचिए, ये उस जमाने का एक तरह का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन था। और नतीजा ये हुआ कि सल्तनत के पास एक ऐसी अनुशासित और मजबूत सेना तैयार हो गई जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। यही वो सेना थी जिसने मंगोलों के खतरनाक हमलों से सल्तनत को बचाया और उसकी सीमाओं को बहुत दूर दूर तक फैलाया। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये साम्राज्य की सुरक्षा की गारंटी थे। ठीक है, सेना तो मजबूत हो गई, लेकिन इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने का खर्च, पैसा कहां से आता था? सल्तनत का खजाना कैसे भरता था और इकोनॉमी पर कंट्रोल कैसे रखा जाता था? सल्तनत की कमाई के 3 मेन पिलर्स थे। पहला खराज, जो खेती की जमीन पर लगने वाला टैक्स था। दूसरा ज़कात, जो मुस्लिमों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था। और तीसरा जजिया, जो साम्राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। और जब बात टैक्स की आती है तो अलाउद्दीन खिलजी यहां भी सबसे आगे था। उसने जमीन पर लगने वाला टैक्स यानी खराज बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया, मतलब आधी फसल। लेकिन खिलजी सिर्फ टैक्स बढ़ाकर ही नहीं रुका। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। मार्केट पर पूरा कंट्रोल। जी हां, उसने हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी, कालाबाजारी करने वालों के लिए बहुत सख्त सजा रखी और सरकारी अनाज के गोदाम बनवाए। और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, अपनी विशाल सेना के लिए सस्ता राशन पक्का करना। अब कहानी में एंट्री होती है सल्तनत के सबसे दिलचस्प सुल्तानों में से एक की। एक ऐसा सुल्तान जो अपनी कमाल की सोच और उतनी ही कमाल की नाकामियों के लिए जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित एक्सपेरिमेंट था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना। देखिए, कागज पर तो ये आइडिया बहुत अच्छा था क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य के लगभग बीच में था, लेकिन इसे लागू करने का तरीका इतना खराब था कि पूरा प्लान एक भयानक सपना बनकर रह गया। और इसके बाकी प्लान्स का भी करीब करीब यही हाल हुआ। उसने टोकन करेंसी शुरू की, लेकिन नकली सिक्के बनाना इतना आसान था कि जल्दी ही हर घर में सिक्के बनने लगे और इकोनॉमी बर्बाद हो गई। जब उसने टैक्स बढ़ाया तो चारों तरफ विद्रोह शुरू हो गए। तुगलक की कहानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सल्तनत सिर्फ लड़ाइयों, टैक्स और राजनीति की ही कहानी नहीं है। इसने हिंदुस्तान को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी हमारे साथ है।
इसकी सबसे खूबसूरत झलक हमें उस दौर की इमारतों में मिलती है। कुतुब मीनार हो, अलाई दरवाज़ा हो या तुगलकाबाद का किला, ये सब आज भी उस दौर की कहानी कहते हैं। इन इमारतों में इस्लामिक स्टाइल के मेहराबों और गुंबदों का भारतीय कारीगरी के साथ एक ऐसा मेल देखने को मिलता है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और ये मिलाप सिर्फ पत्थरों में नहीं, दिलों में भी हो रहा था। भले ही दरबार की भाषा फारसी थी, लेकिन आम लोगों के बीच से हिंदी और उर्दू जैसी जबानें निकल रही थीं। सूफी और भक्ति संतों ने प्यार और भाईचारे का पैगाम दिया, जिसने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एक खूबसूरत पुल बनाने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है। तो इतनी मजबूत दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ कैसे? देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। तुगलकों के बाद के सुल्तान कमजोर होते गए और सल्तनत में विद्रोह बढ़ने लगे। फिर 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर ऐसा हमला किया कि शहर लगभग तबाह हो गया। इस हमले से सल्तनत फिर कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाई और आखिरकार 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर सल्तनत का अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की कहानी, ताकत की, नए नए सुधारों की और कुछ नाकाम प्रयोगों की कहानी। लेकिन ये हमें मोहम्मद बिन तुगलक के जरिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक समझदार और बुद्धिमान शासक भी क्यों फेल हो सकता है। शायद इसका जवाब यही है कि महानता सिर्फ अच्छे इरादों में नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से काम करने में छिपी होती है।